नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा चढ़ गया और निफ्टी 50 न केवल 26,000 के ऊपर गया बल्कि 26,200 के ऊपर क्लोज भी हुआ। ओपनिंग भले ही 26,000 के नीचे हुई, लेकिन बाजार ने एक तरफा रफ्तार पकड़ी और लो बनते ही सीधा ऊपर की तरफ भागता चला गया। आज ऐसा माहौल था कि लगभग हर सेक्टर में हरे निशान देखने को मिले, चाहे निफ्टी 50 हो, नेक्स्ट 50 हो, बैंक निफ्टी हो या मिड कैप और स्मॉल कैप, हर तरफ शानदार तेजी दिखी। मेटल इंडेक्स आज सबसे आगे रहा, क्योंकि खबरें थी कि सरकार इंपोर्टेड स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने पर विचार कर सकती है। इसी उम्मीद में जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे बड़े स्टॉक्स में तेज खरीदारी आई और इनकी कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली। पूरा दिन बुल्स का ही दबदबा रहा और बेयर्स को एक भी मौका नहीं मिला। अगर किसी का पोर्टफोलियो आज नहीं चला है तो उसे जरूर देखना चाहिए कि कौन से कमजोर शेयर उसमें भरे हुए हैं, क्योंकि मजबूत शेयर आज पूरे बाजार में अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए। आज की इस तेजी का सबसे बड़ा कारण अमेरिकी बाजारों का दमदार प्रदर्शन रहा, जहां रेट कट की उम्मीदों ने रैली को और तेज कर दिया। दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की लगभग 80% संभावना दिखाई जा रही है और इसी उम्मीद ने दुनिया भर के बाजारों में जान डाल दी। अमेरिका में रेट कट की उम्मीद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां कमी होने का मतलब है कि ग्लोबल फंड इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आते हैं। इसका सीधा फायदा भारतीय बाजारों को मिलता है, इसलिए निवेशकों का जोश आज पूरे दिन बना रहा। डोनाल्ड ट्रंप भी नए फेड चेयर को क्रिसमस से पहले नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि उनकी पॉलिसी रेट कट्स के पक्ष में रहेगी। ये माहौल बाजार के लिए और भी पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि इससे भविष्य में कई बार रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छी खबर यह भी है कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे ग्लोबल अनिश्चितताओं में कमी आ सकती है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी भारतीय बाजार को सपोर्ट दिया, क्योंकि इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। हैवीवेट कंपनियों जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में शानदार खरीदारी देखने को मिली। ये बड़े स्टॉक्स जब एक साथ ऊपर जाते हैं तो पूरा निफ्टी मजबूत हो जाता है, और आज यही देखने को मिला। सार में कहें तो बाजार ने आज साफ बता दिया कि वो दिसंबर में रेट कट की उम्मीद को एडवांस में ही अपनी कीमतों में जोड़ रहा है। इसी भरोसे ने दुनिया भर के बाजारों में रैली चलाई और भारतीय बाजार भी उसी रफ्तार में उड़ता नजर आया। अब आगे ध्यान इस बात पर रहेगा कि आज शाम को अमेरिका का जीडीपी डेटा कैसा आता है। पिछले दिनों ये डेटा टला हुआ था, लेकिन आज ये सामने आएगा और इससे अमेरिकी बाजारों में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जो कल भारतीय बाजार की ओपनिंग को भी प्रभावित करेगा। कल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी आएगा, जो फेड के फैसले पर हल्का असर डाल सकता है। इसलिए अगले 24 घंटे ग्लोबल मार्केट के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इन्हीं संकेतों पर हमारा बाजार भी दिशा तय करेगा। गिफ्ट निफ्टी पर भी नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि भारतीय बाजार बंद होते ही इसी से संकेत मिलते हैं कि अगला दिन कैसा खुलने वाला है। अमेरिका और यूरोप के बाजार अगर मजबूती दिखाते हैं तो भारतीय बाजार की तेजी आगे भी टिक सकती है। एफआईआई और डीआईआई की तरफ से भी मजबूत खरीदारी दिखी, जहां एफआईआईज ने करीब 785 करोड़ रुपए और डीआईआईज ने लगभग 3,900 करोड़ रुपए तक की खरीदारी की। घरेलू निवेशकों की ये मजबूत पकड़ ये बताती है कि बाजार की नींव अभी काफी ठोस बनी हुई है और भरोसा लगातार बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत $63 के नीचे आ गई, जो भारत के लिए बड़ी राहत वाली बात है, जो बाजार के लिए काफी पॉजिटिव संकेत है। बाजार में डर का VIX इंडेक्स सिर्फ 12 के पास बंद हुआ, जो ये दिखाता है कि फिलहाल बाजार में घबराहट नहीं है। बजाज ऑटो का शेयर 1% से ज्यादा चढ़ा, क्योंकि कंपनी ने ई रिक्शा सेगमेंट में एंट्री की घोषणा की। ये नया कदम कंपनी की ईवी स्ट्रैटेजी को और मजबूत बनाता है और निवेशकों ने इसे काफी सकारात्मक तरीके से लिया। जीएमडीसी का शेयर 9% उछल गया, क्योंकि खबरें थी कि सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की एक नई स्कीम को मंजूरी दे सकती है। ऐसे खनिजों की वैश्विक मांग बढ़ रही है, इसलिए बाजार ने इस संभावना पर तेजी से प्रतिक्रिया की। एसएमएस फार्मा के शेयर में 18% की जोरदार तेजी आई, क्योंकि कंपनी को यूएस एफडीए से रीफॉर्मुलेटेड रेनेटिडिन की मंजूरी मिली। किसी भी फार्मा कंपनी के लिए इस तरह की अप्रूवल बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होता है और बाजार ने इसे तुरंत कीमत में शामिल किया।
अशोक लेलैंड करीब 2% चढ़ा क्योंकि उसकी NBFC आर्म हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस को एनडीएल वेंचर्स के साथ मर्जर की मंजूरी मिल गई। इस कदम से कंपनी की फाइनेंसिंग कैपेबिलिटी और मजबूत होने की उम्मीद है। एनसीसी के शेयर में भी मजबूती दिखी क्योंकि कंपनी को असम सरकार से 2063 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला। इस तरह के बड़े सरकारी ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत बनाते हैं और स्टॉक में बढ़ती हुई माहौल बनाते हैं। जहां पूरा बाजार उछल रहा था, वहीं भारतीय एयरटेल का शेयर 2% फिसल गया क्योंकि 0.6% इक्विटी का बड़ा ब्लॉक डील हुआ। भारी ब्लॉक डील्स अक्सर शॉर्ट टर्म प्रेशर बनाते हैं और इसका असर एयरटेल पर आज साफ दिखा। अदानी एंटरप्राइजेज और ईचर मोटर्स भी आज कमजोरी में बंद हुए क्योंकि दिन के आखिरी हिस्से में इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बाजार की तेजी के बीच कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में दबाव भी दिखा, जो बिल्कुल सामान्य है। सरकार ने आखिरकार रेयर अर्थ मैग्नेट्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1780 करोड़ रुपए की नई PLI स्कीम को हरी झंडी दे दी, जिसे कई महीनों से लेकर चल रही चर्चाओं के बाद मंजूरी मिली है। सरकार का टारगेट है कि अगले 5 सालों में रेयर अर्थ प्रोडक्शन को 4 गुना तक बढ़ाया जाए और कुल 6000 MTPA की क्षमता हासिल की जाए, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है। इस स्कीम के आने से देश की सरकारी माइनिंग कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा भागीदारी इन्हीं की होती है। GMDC आज ही 9% चढ़ गया क्योंकि बाजार को पहले से उम्मीद थी कि रेयर अर्थ PLI स्कीम कभी भी पास हो सकती है और अब ऑफिशियल मंजूरी आने से इसके लिए आगे और भी ग्रोथ का रास्ता खुल गया है। NLC इंडिया भी रेयर अर्थ पर फोकस बढ़ा रही है। कंपनी ने BARC के साथ एक्सट्रैक्शन से जुड़ा समझौता किया है और 2030 तक 1 मिलियन टन क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा टारगेट सेट किया है। हिंदुस्तान कॉपर भी रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की रेस में शामिल है और कंपनी पहले ही ऑयल इंडिया और GSI जैसी बड़ी सरकारी संस्थाओं के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। NMCO ने भी घोषणा की है कि कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स के सेगमेंट में एंट्री ले रही है, जिससे रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में नए सरकारी प्लेयर्स जुड़ सकते हैं। सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं बल्कि सोना स्टार, भारत फोर्ज और JSW ग्रुप ने भी घरेलू मैग्नेट प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी जाहिर की है ताकि चीन पर डिपेंडेंसी खत्म की जा सके। टाटा मोटर्स के लिए MK रिसर्च की नई रिपोर्ट बताती है कि टाटा सियारा की लॉन्चिंग कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। भारत के मिड साइज SUV सेगमेंट में हर महीने 40,000 से ज्यादा SUVs बिकती हैं, लेकिन टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 4.4% है। सियरा इसी गैप को भरने का मौका दे रही है। रिपोर्ट कहती है कि सियरा आने के बाद टाटा मोटर्स की SUV मार्केट शेयर 17% से बढ़कर 20 से 25% तक जा सकती है। इसका मतलब है ज्यादा सेल्स, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के PV बिजनेस के लिए एक मजबूत ग्रोथ फेज। MK का कहना है कि सियरा की शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसी रणनीति से कंपनी से अपमार्केट सेगमेंट में मजबूत पहचान दिलाना चाहती है। रिपोर्ट ने टाटा मोटर्स पर एड रेटिंग रखते हुए 400 रुपए का टारगेट दोहराया है। कंपनी EV वेरिएंट और WD वर्जन पर भी काम कर रही है, जो सियरा की पोजीशनिंग को आने वाले वर्षों में और मजबूत बना सकता है। MK का मानना है कि PV बिजनेस अभी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फेज में है और सियरा इस ग्रोथ स्टोरी को अगले लेवल तक ले जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अगले महीने बड़ा मौका आ सकता है क्योंकि जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड IPO लाने जा रही है। कंपनी के पास सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स की मजबूत पाइपलाइन है और इस इशू के जरिए कंपनी 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी भारत की टॉप रिन्यूएबल पावर कंपनियों में गिनी जाती है और इसके पास लगभग 7,898 मेगावाट की बड़ी पोर्टफोलियो क्षमता है। कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट्स चला रही है, जिनमें सोलर, विंड, हाइब्रिड, FDRE और BESS जैसे कई आधुनिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। डॉयचे बैंक ने सोने को लेकर बड़ा अनुमान जारी किया है, जहां 2026 के लिए गोल्ड प्राइस फोरकास्ट को बढ़ाकर $4,450 प्रति आउंस कर दिया गया है। बैंक का कहना है कि लगातार मजबूत मांग खासकर सेंट्रल बैंकों और ETF की खरीद सोने के दाम को ऊपर बनाए रखेगी। बैंक का अनुमान है कि अगले साल सोने की कीमतें $3,950 से $4,950 के बीच रह सकती हैं और ये रेंज अभी के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से काफी ऊपर है। सेंट्रल बैंकों की बढ़ती खरीद और ETF की स्थिर मांग सोने के लिए मजबूत सपोर्ट बनाने की क्षमता रखती हैं। वर्लपूल में इसके प्रमोटर बड़ी ब्लॉक डील करने की तैयारी में है, जहां करीब 95 लाख शेयर बेचे जा सकते हैं, जो कुल 7.5% हिस्सेदारी के बराबर है और इसका फ्लोर प्राइस 1030 रुपये रखा गया है, जो बाजार के बंद भाव से काफी नीचे है। इस आधार पर ब्लॉक डील का साइज लगभग 965 करोड़ रुपए बैठता है। स्टॉक का हाल देखा जाए तो ये बुधवार को करीब 1190 रुपए के आसपास बंद हुआ था, जबकि एक साल पहले ही 1800 के स्तर पर था। साल के दौरान इसने 900 रुपए से नीचे का स्तर भी देखा और लगभग 1980 रुपए का हाई भी बनाया, जिससे दिखता है कि पूरे साल स्टॉक में उतार चढ़ाव काफी तेज रहा है।
MCX के शेयर आज अच्छे मूड में दिखे क्योंकि स्टॉक लगातार चौथे दिन चढ़ते हुए पहली बार 10,000 रुपए के ऊपर निकल गया। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में से 8 में बढ़त देखने को मिली है और ऐसी रैली को ब्रोकरेज हाउसेस का मजबूत सपोर्ट भी मिल रहा है। एक्सिस कैपिटल ने हाल ही में MCX पर कवरेज शुरू करते हुए बाई की सलाह दी है और 12,500 रुपए का टारगेट दिया है, जो फिलहाल स्ट्रीट पर सबसे ऊंचा टारगेट माना जा रहा है। UBS भी इस स्टॉक पर पॉजिटिव है और उसने अपना टारगेट 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है। कंपनी की नई CEO प्रवीणा राय ने बताया कि MCX का ऑपरेटिंग रेवेन्यू इस समय करीब 40% की दर से बढ़ रहा है और EBITDA लगभग 50% की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन 10x ग्रोथ का है और पहला बड़ा माइलस्टोन अगले 12 से 18 महीनों में हासिल करने की योजना है। थायरोकेयर आज चर्चा में इसलिए है क्योंकि कंपनी ने पहली बार 2:1 बोनस इशू का ऐलान किया है, यानी हर एक शेयर पर 2 फ्री शेयर मिलेंगे। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब स्टॉक 2026 में पहले ही 138% चढ़ चुका है और सिर्फ 2 महीनों में 40% रिटर्न दे चुका है। कंपनी के ताज़ा नतीजे भी काफी मजबूत रहे। सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 81.6% बढ़कर 47 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और नेट सेल्स 22.1% बढ़कर 216 करोड़ रुपए हो गई। लगातार ग्रोथ के कारण स्टॉक की रैली को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। थायरोकेयर में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 71% से ज्यादा है, जिसे आमतौर पर निवेशकों के भरोसे का संकेत माना जाता है। FII की हिस्सेदारी भी पिछले 9 महीनों में 1.9% से बढ़कर 4.85% हो गई है, जो बताता है कि विदेशी निवेशक भी इस स्टॉक पर लगातार दांव लगा रहे हैं। MSP स्टील में जबरदस्त हलचल इसलिए दिख रही है क्योंकि प्रमोटर ग्रुप ने ओपन मार्केट से कुल 17 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। इतनी बड़ी प्रमोटर खरीदारी आमतौर पर ये दिखाती है कि मैनेजमेंट को कंपनी के भविष्य को लेकर पूरा भरोसा है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रमोटर्स की करीब 81% हिस्सेदारी गिरवी है और पिछले 4 तिमाहियों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुल हिस्सेदारी 35.24% पर स्थिर है, इसलिए निवेशकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर भी रहता है। HDFC MC के शेयरों में आज दिखी लगभग 50% गिरावट असल में गिरावट नहीं थी, बल्कि कंपनी के 1:1 बोनस इशू के कारण हुई प्राइस एडजस्टमेंट थी। सोमवार को शेयर 5,336 रुपए पर बंद हुआ था और आज बोनस एडजस्टमेंट के बाद 2,682 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। बोनस इशू का मतलब है कि हर एक शेयर पर एक फ्री शेयर मिलेगा, जिससे कुल शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाती है। इसी वजह से शेयर का प्राइस आधा दिखाई देता है, लेकिन कंपनी का कुल मार्केट कैप वही रहता है, इसलिए निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं होती है। नवा लिमिटेड को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि कंपनी के प्रमोटर ग्रुप में शेयरों का ऑफ मार्केट इंटर से साइड ट्रांसफर किया गया है। त्रिविक्रमा प्रसाद पिन्नामनेनी HUF ने पारिवारिक बंटवारे के तहत 3 लाख शेयर अपने एक रिश्तेदार को ट्रांसफर किए हैं। ये ट्रांसफर किसी ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन से नहीं हुआ है, इसलिए इसका कंपनी के बिजनेस या फाइनेंशियल्स पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन निवेशकों के लिए ये जानकारी जरूरी होती है कि प्रमोटर होल्डिंग में बदलाव कैसे हो रहा है। VKT फार्मा को US FDA ने रैनिटिडिन टैबलेट्स की नई और सुरक्षित फॉर्मुलेशन के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे NDMA नाम की अशुद्धि के कारण करीब 5 साल पहले अमेरिकी बाजार से पूरी तरह हटा दिया गया था। अब ये दवा बेहतर टेस्टिंग और अपडेटेड मैन्युफैक्चरिंग के साथ दोबारा वापसी कर रही है। ये मौका SMS फार्मास्यूटिकल्स के लिए इसलिए भी बड़ा है क्योंकि रैनिटिडिन एक मास मार्केट मेडिसिन है जिसकी मांग हमेशा रहती है। इससे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है। ये मंजूरी निवेशकों के लिए भी एक मजबूत पॉजिटिव ट्रिगर बन सकती है। एक्सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज के शेयर 26 नवंबर को BSE और NSE पर 135 रुपए के भाव पर लिस्ट हुए, जो इसके 120 रुपए के इशू प्राइस से लगभग 12.5% ज्यादा है। इतनी मजबूत लिस्टिंग ये दिखाती है कि कंपनी के IPO को निवेशकों ने काफी भरोसे के साथ सब्सक्राइब किया था। गलाट स्टील का IPO जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के बाद 223 रुपए पर लिस्ट हुआ, जो इशू प्राइस से लगभग 48% ज्यादा है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और कर्ज कम करने की प्लानिंग ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और ये लिस्टिंग SME प्लेटफॉर्म में इस साल के सबसे मजबूत डेब्यू में से एक बन गई। दूसरी तरफ ग्लोबल कॉपर मार्केट में चीन द्वारा 2 मिलियन मेट्रिक टन स्मेल्टिंग क्षमता रोकने से अचानक सप्लाई टाइट हो गई है। जब दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता उत्पादन घटाता है तो कीमतें ऊपर जाती हैं और इसी वजह से भारत की कंपनियां जैसे हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता सीधा फोकस में आ गई हैं। कॉपर कीमतों में संभावित उछाल का सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान कॉपर को मिल सकता है क्योंकि कंपनी पूरी तरह वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वहीं वेदांता को भी ग्लोबल कमोडिटी प्राइस बढ़ने से राहत मिलेगी, खासकर उसके मल्टी मेटल एक्सपोजर और चल रही डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बीच ये तेजी कंपनी की कुल पॉजिटिव। LG बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत कंपनी को भविष्य के निवेश के लिए सरकारी स्तर पर मंजूरी और सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से कंपनी की विस्तार योजनाओं को अच्छी रफ्तार मिलने की संभावना है। कंपनी 2026 में 10 से 14% की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है।
हैवेल्स इंडिया ने कुंदन सोलर में 26% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है, जो खास तौर पर 15 मेगावाट एसी के नए सोलर प्लांट को विकसित करने के लिए बनाई गई एक विशेष इकाई है। हैवेल्स इस प्रोजेक्ट के जरिए लंबे समय तक अपनी बिजली की ज़रूरतों को सस्ती और साफ ऊर्जा से पूरा करना चाहता है। ये निवेश लगभग 5.6 करोड़ रुपए का होगा। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने हाल ही में 466 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसके तहत कंपनी ने 51 लाख से ज्यादा नए इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल आधार पर जारी किए हैं। ये शेयर 915 रुपए प्रति शेयर के भाव से अलॉट किए गए हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप को मिला है। एशियन पेंट्स की विदेश स्थित इकाई बर्जर पेंट्स एमिरेट्स यूएई में अपना दूसरा पेंट प्लांट लगाने जा रही है, जिसमें करीब 340 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये नया प्लांट बड़ी क्षमता वाला होगा और अबू धाबी के KEZ1 क्षेत्र में बनाया जाएगा। पेस डाइजिटेक की मटीरियल सब्सिडरी लाइनेज पावर को लार्सन एंड टब्रो कंस्ट्रक्शन से 199.4 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर बिहार के कजरा प्रोजेक्ट के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी BESS की सप्लाई के लिए दिया गया है। पारिस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने DRDO के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी को T-90 टैंकों में इस्तेमाल होने वाले ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। ये सिस्टम कम रोशनी या नाथ में ड्राइवर की विजिबिलिटी को बढ़ाता है और टैंक की मूवमेंट को सुरक्षित बनाता है। IIFL फाइनेंस ने 2000 करोड़ रुपए तक के पब्लिक इशू NCDs लाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल होगा। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब है कि अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो कंपनी ऑफर का साइज बढ़ा सकती है। इन्फोएज ने अपने 2 सब्सिडरी कंपनियों में कुल 75 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मंजूर किया है, जिसमें 5 करोड़ स्मार्ट वेब इंटरनेट सर्विसेज और करीब 70 करोड़ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग में लगाए जाएंगे। हाईटेक पाइप्स ने गुजरात के सनंद यूनिट 2 फेज 2 में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दी है, जिससे कंपनी की क्षमता में 1 लाख MTPA की बढ़ोतरी हो गई है। नई यूनिट से कंपनी को बड़े साइज के ERW पाइप्स, हॉलो सेक्शंस और स्ट्रक्चरल ग्रेड स्टील प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादा क्षमता मिलेगी। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स ने गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से 2 बड़े ऑर्डर्स हासिल किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 298 करोड़ रुपए है। इन ऑर्डर्स के तहत कंपनी 67 kV, 132 kV और 220 kV कैटेगरी के 25 पावर ट्रांसफार्मर्स सप्लाई करेगी।